Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I welcome you all. In this video, we are going to cover the chapter 5, separation of substances from your science book. Okay. So सबसे पहले separation of substances की बात करते हैं. Separation means चीजों को अलग करना, ठीक है? Separate करना. And substances are materials. Okay, कोई भी materials, कोई भी substances, हम उन चीजों को अलग करना सीखते हैं. बट अलग करने से मेरा मतलब क्या है, क्यों अलग करना है, किसको अलग करना है, किससे अलग करना है ना? Why should we separate? Why we have to separate two things? और why there is a need to separate things? मतलब ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले ना we are going to cover what are pure substances and what are impure substances. Okay, तो सबसे पहले हम ये कवर करने वाले हैं what are pure substances and what are impure substances. Pure substances are those which are made up of the same kind of thing, yeah, the same kind of particle. ठीक है, जो same kind of particle से जो चीजें मिलके बनती हैं उनको हम बोलते हैं pure substances. Same kind of particle से मेरा मतलब क्या है? For example, अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, ठीक, गोल्ड बार, अगर मैं गोल्ड बार की बात कर रही हूँ, ठीक है, गोल्ड बार का जो आपका केमिस्ट्री में जो सिंबल होता है दैट इज Au. ओके, ये गोल्ड बार का सिंबल होता है. जैसे आपने पढ़ा होगा वाटर का H2O होता है, सिमिलरली गोल्ड का Au होता है. ओके, तो अगर मैं इस गोल्ड बार को पीसेस में ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं इसे तोड़ रही हूँ, मैंने इसके 2 पीस बना लिए, फिर दोबारा मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, इसे तोड़ दिया, फिर ये और छोटा हो गया, फिर ये और छोटा हो गया, ऐसे करते 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 इसमें ना बिल्कुल पार्टिकल्स भी कर दिया. ये छोटे से छोटा पार्टिकल भी गोल्ड ही कहलाएगा ना? ऐसा तो नहीं है कि इसका नाम और इसका कलर और इसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा. नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा. तो ये जो चीज है ना कि एक ही टाइप की चीज उससे बना हुआ है, जो गोल्ड से ही बना हुआ है या जो कॉपर से ही बना हुआ है या जो आयरन से ही बना हुआ है, ये सब चीजें हमारी प्योर सब्सटेंसेस में आती है जो सिर्फ एक टाइप की चीजों से बनी होती है. बट प्योर सब्सटेंसेस वो भी होते हैं जो 2 टाइप की चीजों से बने होते हैं. अब ये कैसे? प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप की चीजों से कैसे बने हो सकते हैं, जब मैंने आपको ये बोला कि वो सिर्फ एक काइंड ऑफ एलिमेंट से बने होने चाहिए. इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है जिनका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम हो, ठीक है, जिसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम हो. जैसे कि मैंने बताया गोल्ड का कोई भी पीस उठा लो, ये सारा गोल्ड ही है. ओके, ऐसे अगर मैं बात करती हूँ लेट्स से वाटर, ठीक है, वाटर की बात करते हैं. वाटर में H2O होता है, राइट? वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. क्लियर? तो आप चाहे यहाँ का पानी देख लीजिए, चाहे पैसिफिक ओशियन का, चाहे आप अपने घर के टैप वाटर का, उसमें आपको H2O ही मिलेगा, राइट? उसमें आपको H2O ही मिलेगा. वो भी एक प्योर सब्सटेंस है. प्योर से आपका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पी सकते हो, आप टैप वाटर को पी सकते हो. नो, आप नहीं पी सकते. यहाँ पे हम उसके अंदर के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे प्योर और इम्प्योर से मतलब है उनके पार्टिकल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स. क्लियर? Impure substances are those which are made up of 2 or more compounds, 2 or more elements mixed together in a variable proportion. Variable proportion से क्या मतलब है? जिसका कोई quantity fix नहीं है. Like our air, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, other gases, water vapor, smoke, dust, कितना कुछ मिला हुआ है एयर में, और सबका अपना अपना परसेंटेज है, राइट? सबका अपना अपना परसेंटेज है. And let's say about next हम बात कर सकते हैं soil. ठीक है, soil की बात करते हैं. soil में कितने सारे टाइप की चीजें हो जाती हैं. soil में stones हो जाता है, different टाइप की soil हो जाती है, उसमें छोटे छोटे stones होते हैं, थोड़े थोड़े particles होते हैं, थोड़ा humus होता है, थोड़े से कुछ dead animals, dead plants होते हैं. तो मतलब soil एक काफी mixture है हर चीज का. उसमें भी कुछ चीजें fixed नहीं है, राइट? उसके में पार्टिकल्स फिक्स्ड नहीं है, तो दैट कम्स अंडर इम्प्योर सब्सटेंसेस. तो आप प्लीज इन डेफिनेशंस को नोट डाउन करके रखिएगा. प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, और they are made up of
two or more kind of particles but in a fixed proportion, in a fixed proportion. Okay, and आपका जो impure substances है, they are made up of two or more kind of elements but in a variable proportion. variable मतलब जिनका quantity fixed नहीं है. example मैं आपको दे ही चुकी हूँ. okay, तो pure substances are further divided into elements and compounds. ठीक है, elements and compounds. जो मैंने आपको दो डेफिनेशंस बताई हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बोला था कि एनीथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं. वन काइंड ऑफ पार्टिकल वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स. ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स. जैसे मैंने गोल्ड बता दिया आपको, कॉपर बता दिया. ठीक है, ऐसे आयरन. ठीक है, एंड काफी सारे होते हैं. वैसे हमारे पास मैंने आपको ऑलमोस्ट मेटल नॉन बता दिए. एक ध्यान रखिएगा, दिस इज गोल्ड, दिस इज कॉपर. कॉपर हम अपने घरों में यूज करते हैं, वायरिंग में. दिस इज आयरन, Fe. Compounds. Compounds are made up of two or more kind of particles, but in a fixed proportion. But in a fixed proportion. ये सबको ध्यान रखना है. Please write it down. Okay? इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, H2O. Okay? And हाँ, NaCl. What is NaCl? किसी को पता है? NaCl is sodium chloride. Na is sodium and Cl is chloride. अब ये होता क्या है? ये आप अपने घरों में यूज करते हो. Common salt. Common salt. Common salt का ये मतलब फॉर्मूला एक तरीके से, जैसे वाटर का है H2O, ऐसे ही Na और Cl है. Na और Cl फिक्स तरीके से एक साथ काम करते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं. ऐसा नहीं है इंडिया के जो कॉमन सॉल्ट है उसमें Na ज्यादा हो जाएगा, Cl कम हो जाएगा, और अमेरिका का सॉल्ट है वहाँ का Na कम होगा और Cl ज्यादा होगा. नो, ये भी फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं. और कॉमन सॉल्ट में कहाँ से मिलता है? वी गेट इट बाय सी वाटर, राइट. तो ये भी फिक्स प्रोपोर्शन में होता है. तो ये सब कंपाउंड है. देखो, दो एलिमेंट्स है अलग अलग, सोडियम एंड क्लोरीन, इसको कंबाइन करके हमने कंपाउंड बनाया. ठीक है, तो ये आपके कंपाउंड्स हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं. मूविंग ऑन टू इम्प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस मैंने आपको बताया था मिक्सचर्स. ठीक है, two or more kind of particles mixed together in a variable proportion, जो कि वेरिएबल क्वांटिटी में होते हैं. तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं. आप इम्प्योर सब्सटेंसेस कह लीजिए या फिर मिक्सचर्स कह लीजिए, दोनों बात सेम है. मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स. अब इनमें क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर्स जो है ये आपको विजिबल नहीं होंगे. ओके, विजिबल का मतलब है लाइक अगर मैंने दूध में पानी डाल दिया, ठीक है, तो वो मेरा होमोजेनियस मिक्सचर है. मतलब वो आपको ना पता नहीं चलेगा, वो पूरे में मिक्स हो जाएगा. मतलब आप उसको इजीली डिफाइन नहीं कर पाओगे कि इसमें मैंने पानी डाला है. ठीक है, लेकिन वो मैंने फिक्स तो नहीं डाला. इतना सारा दूध होता है उसमें मैं इतना सा पानी डाल रही हूँ, तो क्या ये फिक्स प्रोपोर्शन है? नो, बिल्कुल भी फिक्स नहीं. ये एक मिक्सचर है, बिकॉज मैं दो चीजों को एक साथ मिला रही हूँ, मैं दो चीजों को एक साथ कंबाइन कर रही हूँ, बट इन अ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो ये क्या हुआ? होमोजेनियस मिक्सचर, बिकॉज आई कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर आई हैव एडेड वाटर टू इट और नॉट. है ना, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी. तो दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर. जिस चीज को आप देख के पता नहीं लगा सकते, वो है आपका होमोजेनियस मिक्सचर. And the next one is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixtures are visible.
ठीक है, दे आर विजिबल, दे सेटल डाउन आफ्टर एन आवर। लाइक अगर आपने किसी चीज को मिक्स करके रख दिया है एंड उसका जो प्रपोर्शन होगा ना वो आपको इजीली दिख जाएगा, लाइक चॉक इन वाटर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर्स are the mixtures which have a composition which have the same composition throughout the solution. Okay, throughout the solution. And heterogeneous are those which do not have a fixed composition throughout the mixture. Okay, which have a fixed composition मतलब कि have a fixed composition. ठीक है, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट प्लीज इसको ध्यान रखिए। जैसे कि इसमें आपको चीजें पता नहीं चलेंगी कि इफ दे आर मिक्स्ड और नॉट, एंड हेटेरोजेनियस में आपको इजीली पता लग सकती है कि उसमें कोई चीज़ मिली हुई है या नहीं है। लाइक चॉक इन वाटर मैंने आपको बताया, इसमें आप दूध में पानी डाल दीजिए आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं हमारे मिक्सचर्स के बारे में। ये हमारे सब्सटेंसेस का एक छोटा सा समरी था, आप ये कह लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाई वी सेपरेट मिक्सचर्स, what is the need to separate mixtures and how we separate the mixtures. Okay, तो इसको हम पढ़ेंगे। इनको हम सेपरेट नहीं करेंगे, हम मिक्सचर्स की अभी बात करेंगे। ठीक है, इनमें से हम किसी को भी अभी कुछ नहीं करेंगे, हम अभी मिक्सचर्स की बात करेंगे, ऑल टाइप ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, आप अपने घरों में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सेपरेट करते होंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं रीजंस फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर। रीजंस, ठीक है, क्या क्या रीजन है? फर्स्ट वन इज टू रिमूव पॉइजनस भी नहीं, अनडिजायरेबल भी बोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको हार्म करे, बट जो चीज जरूरी नहीं है मैं उसे रिमूव कर रही हूँ। ओके, टू रिमूव अ पॉइजनस अनडिजायरेबल सब्सटेंस, किसी भी चीज से आप किसी भी चीज को अगर रिमूव कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे अनडिजायरेबल सब्सटेंस। जैसे कि अगर हम टी है, ठीक है, आपको जो जब आप टी लीव्स ऐड करते हो, आप टी बनाते हो या आप टी पीते हो, तब उसको देखते होगे कि जब हम पूरी की पूरी जो हमारी चाय है जब वो बन जाती है तो वी सेपरेट द टी, ठीक है, फ्रॉम द टी लीव्स। जो हम टी लीव्स डालते हैं हम उसको सेपरेट कर लेते हैं बाय यूजिंग अ स्ट्रेनर, राइट। तो हम उसे सेपरेट कर लेते हैं, क्यों? बिकॉज फर्स्ट थिंग कि जो वो टी लीव्स हैं वो मेरा टेस्ट खराब कर देगी। ठीक है, मुझे कड़वी भी ले देंगी। अगर आपने कभी गलती से उसको ले लिया है तो आपको पता लगेगा कि वो कड़वी लगती है। एंड अगर आप और जो चाय है, क्योंकि आप सिर्फ चाय पीनी है, आपको टी लीव्स नहीं चाहिए। आप जो टी लीव्स का फ्लेवर है वो चाय में ऐड हो चुका है, अब टी लीव्स आपको नहीं चाहिए तो दे आर अनडिजायरेबल, वो आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टी चाहिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है इसका। नेक्स्ट वन इज टू रिमूव हार्मफुल, प्रोडक्ट्स। ये मैंने हार्मफुल पॉइजन से निकाल दिया तो यहाँ से टू रिमूव हार्मफुल। हार्मफुल में क्या आ जाता है? हार्मफुल में आ जाते हैं हमारे लाइक अगर आपके घरों में पहले जैसे चावल या दाल आता था, ओके, अगर किसी के घर में लूज पैकेट्स में आता है ना, लूज मतलब कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सीधा पैकेट में मंगवा रहे हैं। ठीक है, जैसे पैकेट में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं तो हम उसको पैक मंगवाते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। बट अगर जो लोग थोड़ा सा विलेज साइड रहते हैं या जिनके घरों में लूज दाल या लूज चावल आते हैं, तो उनमें ना ग्रेन्स होते हैं, मतलब सॉरी ग्रेन्स नहीं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्टोन्स है ना, हमें इन्हें रिमूव करना होता है। अगर वो हमारे खाने में आएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे टीथ के लिए भी हार्मफुल है, हमारे पेट के लिए भी, स्टमक के लिए भी हार्मफुल है। तो इसलिए हम उसे पहले ही रिमूव कर लेते हैं।
पल्सेस में से, चावल में से, उससे पहले पूरा उसको कंकड़ को हम ऐसे छानते हैं, देन उसको उसे रिमूव करते हैं, जिसको हम हैंड पिकिंग बोलते हैं, क्योंकि हम इसे हाथ से कर रहे होते हैं। और इसका अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं है, बट हम इसे हैंड पिकिंग से करते हैं। लेकिन अब तो जो चावल आते हैं, जो पैक्ड आते हैं, उनमें ये सब नहीं होता है। लेकिन जो पहले आते थे, जो थोड़ा लूज चावल होता है, उसमें ये कंकड़ वगैरह निकल जाते हैं, तो उसके लिए हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज टू गेट a pure sample. To get a pure sample. Pure sample means जो आपके घरों में टैप वाटर आता है, ठीक है, जो आपके घरों में टैप वाटर आता है, क्या आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस? क्या आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो टैप वाटर है, या जो भी आप जैसे अगर आप ग्राउंड वाटर से पानी लेते हैं, कुछ लोग उसे डायरेक्टली यूज कर लेते हैं गाँव वगैरह में, बट अर्बन एरियाज में हम पसंद नहीं करते सब करना। तो उसके लिए हम लोग आर ओ यूज करते हैं, प्योरीफायर यूज करते हैं, सो दैट वी कैन सेपरेट द पार्टिकल्स, द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम दैट वाटर। ठीक है, क्लीन इट, हम उसको क्लीन करने के लिए सेपरेट करते हैं, गेट अ प्योर सैंपल हियर। क्लियर? उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, टू गेट अ यूजफुल कंपोनेंट। To get a useful component. Useful component means useful component में आ जाता है हमारे पास पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम है, जैसे पेट्रोलियम से ना बहुत सारी चीजें निकलती है, केरोसिन, ठीक है, पैराफिन वैक्स एंड डीजल, ये सब चीजें, पेट्रोल, ये सब चीजें उस पेट्रोलियम जो हमारे सी बेड्स के नीचे मिलता है ना, वहाँ से जो पेट्रोलियम निकलता है उसमें से बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट्स निकलते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इसलिए भी हमें सेपरेशन जो है वो ज़रूरी है, टू रिमूव एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। रिमूव एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया, लाइक टी लीव्स फ्रॉम द टी, to remove harmful products like stones from the rice or pulses. You get a pure sample, यानी कि to get pure water from the tap water, you get a useful component like we get from petroleum. पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें मिलता है, they are very important for us. Okay, moving on to the next. अब हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम सॉलिड में से सॉलिड को सेपरेट करना पड़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो we will cover the part in which we are going to discuss the separation from liquid. ठीक है, अब वो लिक्विड से लिक्विड हो या लिक्विड से सॉलिड हो, वो हम उसमें देखेंगे, जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में अभी हम we will discuss about the separation of solids from solids. ठीक है, सॉलिड्स को सॉलिड से कैसे सेपरेट करना है, धीरे धीरे करके जब आपको एग्जांपल आते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ओके हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट वन इज फेसिंग। हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी लग जाए, जैसे मैं नाम लिखती हूँ, विनोइंग, हैंड पिकिंग, sieving, and the last one was magnetic separation. Magnetic separation. Please write down the definitions also which I am delivering in this video. These are very important. Tracing. तो tracing की बात करते हैं। Tracing, winnowing, hand picking, sieving, magnetic separation. So tracing is basically done after harvesting. What is harvesting? Harvesting a crop आप लोगों ने सुना होगा, which means जब एक crop grow कर जाती है, ठीक है, जब एक crop पूरी तरीके से fully grown हो जाती है, तो उसकी कटाई यानी उसको कट करना, फील्ड से निकालना, ठीक है, so that हम उसमें से necessary items ले सकें, like चावल है, दाल है, जिस भी wheat है, जिस भी चीज़ की वो crops हैं हमारी, उसको हम ले सके, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हाट वी डू, हमारा प्रोसेस होता है थ्रेसिंग। ओके, थ्रेसिंग क्या होता है? जो आपने क्रॉप्स को सेपरेट किया है ना, उसकी जो स्टॉक्स हैं, यू बीट देम, ठीक
ठीक है, आप उसको बीट करते हो, ऐसे करके जोर जोर से मारते हो, जोर जोर से पटकते हो। मोस्टली कुछ मूवीज में आपने देखा होगा, या फिर अगर कोई किसी के दादाजी या कोई फार्मिंग में है तो उन्होंने जरूर देखा होगा कि वो ऐसे जोर जोर से ना अपनी जो स्टॉक्स होती है उसको ऐसे करके मारते हैं, सो दैट जो ग्रेन है उसके अंदर वो सेपरेट आउट हो जाए। ओके, जो ग्रेन है उसके अंदर वो सेपरेट आउट हो जाए। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज थ्रेसिंग। ओके, this process is termed as threshing. Please write definition. Threshing is the process in which stalks of wheat or paddy are beaten up so as to separate the grains out of it. Okay, it is a process to beat the stalks of paddy and rice or wheat to separate out the grains from it. Clear? Okay, उसके बाद जो हमारे स्टॉक्स होते हैं ना, उसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में उसको कट कर लेते हैं। उन पीसेस को हम बोलते हैं हे, HAY हे, HAY हे, which are served as fodder for our cattle. ठीक है, which are served as fodder for our cattle. ठीक है, तो उसका दूसरा पार्ट भी यूज हो रहा है। फर्स्ट पार्ट हमने इसे हार्वेस्ट किया, यानी उसे कट किया क्रॉप्स को, हम उसे लेके आए, उसे बीट किया, उसमें से नेसेसरी ग्रेन्स जो थे वो हमारे बाहर आ गए। फिर वो जो बचा हुआ हमारा इतना बड़ा पार्ट था, जो इतना बड़ा क्रॉप था, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया। कटिंग मशीन होती है वहाँ पे, जैसे व्हील की तरह होती है, देन आप उसको ऐसे घुमाते हो एंड देन वो कट हो जाता है। तो उसको जो छोटे छोटे पार्ट्स हुए वो हमारा हे हुआ। हे इज यूज्ड एज फॉडर फॉर ग्रीन फॉर आवर कैटल। ओके, वेरी इजी। अब नेक्स्ट पार्ट इज जब हम थ्रेसिंग कर लेते हैं ना, व्हेन थ्रेसिंग इज डन, इसमें आपने देखा कि वो जो बड़े बड़े क्रॉप्स थे उसमें से हमारे ग्रेन सेपरेट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे विनोइंग। विनोइंग जब आप थ्रेसिंग कर रहे हो, जब आप उसको बीट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें से कुछ अनवांटेड लाइट पार्टिकल्स, हल्के पार्टिकल्स उस स्टॉक में से, उस क्रॉप में से आपका जो बड़ा सा हीप ऑफ ग्रेन्स होगा उसमें आके गिर जाता है। ठीक है, जब आप उसे मार रहे हो, जिसको हम हस्क बोलते हैं, लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जब आप उसे मार रहे हो, बीट कर रहे हो, तो जरूर थोड़ी सी ग्रेन्स आए, हो सकता है उसके कुछ ऐसे छोटे मोटे पत्ते गिर जाए उसमें, हल्के हल्के। ठीक है, जो लाइट ग्रेन्स होते हैं वो भी गिर जाए, जो यूजफुल नहीं है वो भी गिर जाए, है ना, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है, आप ऐसे करके मार रहे हो तो हो सकता है उसमें कुछ डस्ट ऐसा कुछ भी हो उसके साथ। तो हम विनोइंग यूज करते हैं, सो टू सेपरेट द हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द ग्रेन्स। विनोइंग इज डन टू सेपरेट हस्क फ्रॉम grains. Okay, and threshing is separating grains from stalks. हमारा फुल यूनिट है। तो हस्क फ्रॉम ग्रेन्स के लिए हम लोग विनोइंग यूज करते हैं। विनोइंग एक काफी इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें क्या होता है कि आप ऐसे पूरा, एक लेडी या कोई भी जो भी फार्म में काम करते हैं, वो अपने हाथ में पूरा ग्रेन्स में से उठाएंगे ऐसे करके, उनके पास एक पकड़ने के लिए होता है जिसमें वो सारे ग्रेन्स को रखते हैं। आपने फोटोज में भी देखा होगा। उसमें क्या होता है, जैसे वो थोड़ा सा हवा के डायरेक्शन में खड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से हवा आ रही है, ओके, हवा यहाँ से आ रही है, तो आपने उसको उठा के ऐसे रखना है। आप ऐसे रखोगे, उसको ऐसे ऐसे करोगे, अगर ऐसे हिलाएंगे तो ऊपर से जो हवा होगी ना, वो लाइट पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाएगी, और जो हैवी पार्टिकल्स है वो आपके नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा अगर नोटिस करेंगे, आप कोई हैवी पार्टिकल, आप एक काम करिए, अपना एक नोटबुक लीजिए, कोई भी, लाइक ऐसे कर, आपने ऐसे कोई भी बुक लिया, ठीक है, ऐसे आपने बुक लिया, ऐसे करके उनके पास एक पूरा पकड़ने के लिए होता है जिसमें वो अपने ग्रेन्स रखते हैं। आपने घर में भी देखा होगा। तो ऐसे करके यहाँ पे अपने सारे ग्रेन्स उठाते हैं। ठीक है, जो लाइट पार्टिकल्स हैं, हवा यहाँ से आ रही है, ओके, इस डायरेक्शन से आ रही है, आपने ऐसे ऐसे उसको किया लाइन में, जो हवा होगी ना, जो आपकी जो हवा होगी वो लाइट पार्टिकल्स को, यानी हस्क पार्टिकल्स को उड़ा के अपने साथ ले जाएगी, और जो हमारे हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, ये प्रोसेस होता है विनोइंग का, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। ओके, नेक्स्ट वन इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मैंने भी आपको बताया था, जो हम घरों में भी करते हैं, टू सेपरेट द स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स। ठीक है, कोई भी पल्सेस ऐसे कोई भी चीज होती है जिसको हम इजीली अपने हाथ से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और हैंड पिकिंग आपकी बहुत सारी चीजों में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बहुत सारे अपने टॉयज को एक साथ मिक्सअप कर दिया, ठीक है,
टॉयज को आप इजीली, मान लो आप हो, आपकी कोई बड़ी बहन है, आपका कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई है, आप सबने अपने टॉयज को एक साथ मिक्स कर दिया, तो यू कैन इजीली सेपरेट आउट योर टॉयज एंड हिज और हर वंस, है ना, बाय हैंड पिकिंग, ऐसे ऐसे करके। कोई बहुत बड़ा जॉब तो है नहीं। सिमिलरली बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं उनमें वो इजीली हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो दिख जाते हैं, ठीक है, ब्रेन से सेपरेट हो सकते हैं। दिस इज हैंड पिकिंग, नाम से पता चल रहा है, इट इज डन बाय हैंड। नेक्स्ट वन इज द sieving and magnetic separation. Sieving and magnetic separation. Sieving is done with the help of a sieve. अब sieve क्या होता है? sieve ऐसे करके सर्कल में होता है, इसके नीचे, ठीक है, ऊपर से खाली होता है ऐसे करके ओवल टाइप में, और नीचे जो होता है ना, नीचे इसके मैश लगे होते हैं, आयरन मैश। क्या होता है? मैश का शेप कुछ ऐसा, इसको हिंदी में छन्नी भी बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये आपका मैश है। इसमें क्या होता है कि आपके इसके ना अलग अलग साइजेस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या सेपरेट करना है। घरों में मोस्टली हमारे पास फ्लोर के लिए होता है, जो आटा होता है उसके ऊपर अगर इसे छानते हो तो आप देखोगे उसके जो हेवी पार्टिकल्स है ना, वो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स है आटा के फ्लोर के, वो नीचे आ जाते हैं। कि हमें आटा बनाने के लिए, हमें आटा रोटी बनाने के लिए हमें फाइन पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, हमें मोटे पार्टिकल्स नहीं चाहिए होते। तो हमारे घरों में बहुत पतली वाली सीव होती है, डिपेंडिंग कि आपको क्या सेपरेट करना है उस तरह की सीव आती है। इस तरीके से आपने इसमें आटा डाला, आप देखोगे कि जो उसके फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाते हैं, और जो हेवी पार्टिकल्स है वो ऊपर ही रह जाते हैं। दिस इज सीविंग। कई बार हम लोग सीविंग हमारे घर बनाने के लिए भी करते हैं, लाइक जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सैंड होता है, ठीक है ना, उसको सेपरेट करते हैं, उसके जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं हम उसे उस सैंड से सेपरेट करते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाते हैं। जब हम इसके ऊपर कोई भी चीज ऐसे डालेंगे, कोई भी डालेंगे, तो जो हेवी पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ रह जाएंगे, और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे। फाइन यानी पतले छोटे छोटे। दिस इज सीविंग। सीविंग ध्यान रखिएगा, इट इज यूज्ड टू सेपरेट solid particles from solid particles depending upon the different size. Next is magnetic separation. Magnetic separation, as the name suggests, magnetic separation is basically the separation by using magnets. अब इसका कहाँ पे यूज हो सकता है? इसका यूज हो सकता है to separate scrap irons, right? जो भी चीजें हम, जैसे गार्बेज होता है, गार्बेज में हो सकता है बहुत सारी ऐसी यूजफुल चीजें जिसको हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े हीप में से, बड़े गार्बेज की हीप में से हम उसमें से यूजफुल मैग्नेटिक चीज, जो भी चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, हम उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। उन चीज़ों को अट्रैक्ट करके बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके, नेचुरल मैग्नेट्स में इतना पावर नहीं होता है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। Here we are also separating solid from solid. तो these are few of the methods, ठीक है। कुछ methods थे जो हमने आज डिस्कस करे to separate solids from solids. There are many more, but in the next chapter we are going to discuss about the separation from heat. Okay, आज के लिए इतना ही. Thank you so much.